हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स और उनके रेगुलेशंस के बारे में। तो ओवरी को डिस्क्राइब करेंगे हिस्टोलॉजी और एंडोक्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ओवरी की जो लोकेशन है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है एट द साइड ऑफ यूट्रस। और ओवरी जो एक हैंगिंग टिश्यू है और एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू जिसको लिगामेंट कहते हैं, एंड पर्टिकुलर नाम हम उसको देते हैं मेसोवेरियम का, उससे अटैच्ड रहती है यूट्रस से। यदि उसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसको हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि आफ्टर कटिंग सेक्शन, तो एलिस ऑफ ओवरी के पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो ग्राउंड मैटर है अंदर पिंक कलर का, ये जो है स्टेनिंग के बाद है ये कलर, नेचुरल कलर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मैटर है इसको हम स्ट्रोमा या ग्राउंड मैटर या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है बॉडी के अंदर, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो है हम फॉलिकल्स को डिफरेंट स्टेजेस में देख पाएंगे। तो ओवरी के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऐसे फॉलिकल्स जो हैं पाए जाते हैं। ज़्यादा फॉलिकल्स का जो नंबर होता है वो प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर होता है। और मंथली साइकिल में प्यूबर्टी के बाद एवरी मंथ ह्यूमन के अंदर एवरी मंथ जो हैं इस तरह के प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और एंड में एक सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है डेवलप होकर मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप होता है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल है ये हम देख सकते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर जो है ये फॉलिकल में पाया जाता है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। और ये जो सेकेंडरी oocyte है एक तरफ से जो है पूरे फॉलिकल की वॉल से जुड़ा होता है और जिससे जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus। तो यदि मैं ग्राफिन फॉलिकल का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझाऊँ, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल जो कि ओवरी की सरफेस पे पाया जाता है। बाकी के जितने भी फॉलिकल्स हैं या जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो देखेंगे कि ओवरी के डीप पाए जाते हैं, पर जो मैच्योर फॉलिकल है वो ग्राफिन फॉलिकल ओवरी के सरफेस पे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो फॉलिकल है इसके बीचों बीच जो है वो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के जो आसपास एक लेयर है फॉलिकुलर सेल्स की, वो ओपेक, वो ट्रांसपेरेंट होती है और उसको हम जोना पेलिसुडा के नाम से जानते हैं। उसके आसपास फ्यू लेयर्स हैं ग्रैन्युलोसा सेल की, जो कि फॉलिकुलर सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, इसलिए हम उसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। उसकी जो अंदर की सेल्स हैं उनमें से कुछ आउटग्रोथ्स जो हैं जो कि फीड करती हैं, पोषण देती हैं सेकेंडरी oocyte को, वो डेवलप हो जाते हैं। इसलिए जो जोना पेलिसुडा अब रेडियल स्पोक्स उसमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए उसको मेम्ब्रेना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार बता दूं आपको मैं कि बीचों बीच है सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज़ होगा इसके बाद, और उसके बाद जो लेयर है उसको हम कहते हैं जोना पेलिसुडा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लेयर है। और उसके बाद के जो सेल्स हैं उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स। ये सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं। और इन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की जो अंदर की लेयर है इससे जो है रेडियल लेयर्स हमें दिखाई देती हैं। ये असल में आउटग्रोथ हैं जो कि पोषण देती हैं सेकेंडरी oocyte डेवलपिंग, जो सेकेंडरी oocyte है उसको पोषण दे रही हैं। इसलिए ये जो लेयर है हमें रेडियल लेयर दिखाई देती है और इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इसके बाद आपको जो है ये एक कैविटी दिखाई देती है, फ्लूइड से भरी हुई है, और इसमें हाइलोयूरोनिक एसिड और दूसरे इस तरह के लाइसिस केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ओवरी के सरफेस को यहाँ पर ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो इसके बाहर भी पर्पल कलर की जो लेयर है इसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। और सबसे बाहर जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। तो बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसका नाम दे देते हैं हम थीका एक्सटर्ना, अंदर की लेयर को हम कह देते हैं थीका इंटरना।
और जिससे ये उस साइड जुड़ा हुआ है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से, इसे हमें कहते हैं क्यूमुलस oophorus। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी उस साइड जो है रिलीज़ होता है LH के प्रभाव से। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके प्रभाव से ये रिलीज़ हो जाता है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो नोन एज येलो बॉडी, बिकॉज येलो कलर का नज़र आता है। यदि आप ओवरी को स्टेन भी करेंगे तो भी ये जो बॉडी है येलो कलर की नज़र आती है। येलो कलर इसलिए नज़र आती है क्योंकि इसके अंदर जो है फैटी एसिड ल्यूटियंस जो है वो जमा हो जाते हैं पोषक पदार्थ के रूप में, और इसलिए ज़्यादा ये स्टेन नहीं पकड़ती, इसलिए ये येलो नज़र आती है। तो ये ग्लैंडुलर बॉडी है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, और इसको हम कहते हैं कॉर्पस यानी कि बॉडी, ल्यूटियम यानी कि येलो बॉडी। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो मेनली प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि अगेन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरे ओवरी का। दिस इज LS ऑफ ओवरी शोइंग द फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। तो यदि हम बाहर देखें, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जो बर्थ के बाद ओवरी होती है, चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल जो ओवरी होती है, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्राइमरी स्टेज पे पाए जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स हम उसे कहते हैं। जन्म से पहले जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं एम्ब्रियो में, भ्रूण में, इन्फेंट में जो हैं, वो उसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं। और वो सारे फॉलिकल्स जो हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स के रेस्टेड स्टेज पे जो है रहते हैं। तो यहाँ मैं फिर से ये बताना चाहूँगी डिटेल में आपको कि जो जन्म से पहले जो ओवरी है उसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे मल्टीप्लाई करके माइटोसिस के द्वारा 2 के 4, 4 के 8 इस तरह से डबलिंग होकर माइटोसिस सेल डिवीज़न से जो सेल्स बनते हैं उनमें से एक सेल जो है बड़ा होता है और वो भावी oocytes का निर्माण करेगा। इसको हम oogoनियम कहते हैं। तो एक सेल बड़ा होकर oogoनियम कहलाता है, बाकी के सेल जो है उसको लाइनिंग करते हैं और वो फॉलिकल सेल्स कहलाते हैं। इस तरह जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो है वो बड़ा oogoनियम है, सिंगल oogoनियम एंड सिंगल लेयर उसके आसपास फॉलिकुलर सेल्स हैं। पूरा स्ट्रक्चर प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है। उसके अंदर जो है वो oogoनियम है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है इसमें मियोसिस होगी अब। तो ये इसमें फर्स्ट मियोटिक स्टार्ट हो जाती है लेकिन पूर्ण नहीं होती, अरेस्टेड हो जाती है उसके बाद। और उसके बाद जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो ये प्राइमरी oocyte की स्टेज के ऊपर इस तरह से प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी oocyte की स्टेज के ऊपर सारे के सारे परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्राइमरी oocyte के बाहर भी एक लेयर फॉलिकल्स की पाई जाती है और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तो चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल ओवरी में इस तरह के बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं? अंदर प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड स्टेज पे है, फर्स्ट मियोटिक स्टेज पे, और बाहर एक लेयर फॉलिकुलर सेल्स की। ऐसे ओवरी जो है मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स से फिल्ड रहती है। और प्यूबर्टी के बाद यही प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं बाद में मंथली साइकिल में सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी के बाद मंथली साइकिल में, जिसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो बीचों बीच सेकेंडरी oocyte है और उसके बाद जो सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स की थी वो मल्टीपल लेयर बन जाएंगी अब। तो ये डेवलपिंग सेकेंडरी oocyte स्टेज में
अंदर सेकेंडरी oocyte है और बाहर जो है वो मल्टीपल फॉलिकुलर सेल्स की लेयर हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। दीज आर डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब जैसे जैसे ये डेवलप होगा तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी oocyte के जो तुरंत बाद इमीडिएट बाद फॉलिकुलर लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई है और अब हम इसको कहेंगे ज़ोना पेलिसोडा। और उसके बाद की जो लेयर्स हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स भरने शुरू हो गए हैं, तो वो ग्रैनुलेटेड लेयर्स हैं। उस लेयर को हम कहेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर डेवलप हो जाती है तो वो थीका एक्सटर्ना हो गई। तो फिर से मैं बता दूं अंदर कि जो जैसे जैसे सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे डेवलप होंगे वैसे वैसे जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर की लेयर ज़ोना पेलिसोडा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसके बाद के जो फॉलिकुलर लेयर्स हैं उनमें ग्रैन्यूल्स भर जाएंगे तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहलाएगी और बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हो जाएगी जिसको हम थीका एक्सटर्ना कहेंगे। जैसे ये आगे की तरफ डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में धीरे धीरे जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है उसके अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ या एंट्रम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लूइड से भरे हुए हैं। छोटे छोटे जो ये एंट्रम डेवलप हो रहे हैं ये मिलकर एक बड़ा एंट्रम बनाते हैं, बड़ी कैविटी बनाएंगे जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और अब ये रिजल्टेंट ग्राफियन फॉलिकल्स जो है बन जाएगा और ये सारे फॉलिकल्स धीरे धीरे सतह की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मंथली साइकिल में ऐसे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पर अंत में केवल एक ही फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है। बाकी के सारे जो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और इनको हम अट्रैक्टिव फॉलिकल्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाइंग फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस पे रहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल का जिस तरह से मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी ये बताया था कि जो रिजल्टेंट ग्राफियन फॉलिकल है बिल्कुल सतह के पास है और उसकी बाहर सबसे बाहर एक लेयर है जिसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं, फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की लेयर है, फिर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एंट्रम जो कि हाइलोयूरानिक एसिड से भरी हुई है। एक शोर पर एक किनारे पर ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से oocyte जो है वो अटैच रहता है, उस शोर को हम क्यूमुलस oophorus कहते हैं। और जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर की लेयर जो है ज़ोना पेलिसोडा कहलाएगी, उसके बाहर की जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा कहलाएगी। ये लेयर्स मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की ही लेयर हैं। अब LH के प्रभाव से ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मंथली साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से इस ग्राफियन फॉलिकल से केवल सेकेंडरी oocyte और उसके बाहर की जो लेयर्स हैं ज़ोना पेलिसोडा एंड फ्यू ऑफ द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा वो रिलीज़ हो जाते हैं और बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे इंटैक्ट रहेगा। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो किस स्टेज पर रिलीज़ होता है? सेकेंडरी oocyte के स्टेज के ऊपर रिलीज़ होता है, यानी कि अभी भी उसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न नहीं हुई है। तो केवल फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ही हुई थी, सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न अभी नहीं हुई है। तो सेकेंडरी मियोटिक स्टेज के ऊपर ये रिलीज़ हो जाता है। अब जो बाकी का जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर पीछे रह गया है वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि येलो बॉडी बनाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी जो है, जैसे पिछली स्लाइड में आपको मैंने डिटेल में बताया था, येलो कलर की बॉडी है क्योंकि इसके अंदर फैटी सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ताकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर कर सके, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर सके, ताकि यदि ये oocyte यदि फर्टिलाइज होता है स्पर्म से आफ्टर मेटिंग तो ये इम्प्लांट यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन के लिए, निरोपण के लिए तैयार रहे। और यदि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम को हम कॉर्पस एल्बिकैन कहते हैं। यहाँ पर याद रहे कि लगभग यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो 4 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है
वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता रहता है और बाद में जो है इसी का जो काम है वो प्लेसेंटा करना। जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा करना शुरू हो जाता है, लेकिन 4 महीने तक कॉर्पस एल्बिकन रहता है यदि प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन हो जाती है तो। और यदि इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो 7 से 10 दिनों के अंदर जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है। उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है और डिजेनरेटिव कॉर्पस ल्यूटियम को हम कॉर्पस एल्बिकन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरी के अंदर ये डिफरेंट हिस्टोलॉजी में आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो ओवरीज है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। ओवरीज मेजॉरिटी में 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम पूरे मंथली साइकिल को 28 डेज़ में बांटें, ह्यूमन मंथली साइकिल को 28 डेज़ में बांटें तो फर्स्ट 14 डेज़ लगभग जो है वो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है। और लास्ट 14 डेज़ में, जिसको हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, फर्स्ट 14 डेज़ को हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं और 14 डेज़ के बाद 14 to 28 डेज़ को आप ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, क्योंकि तब कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा बनता है। पहले फॉलिकुलर डेवलप हो रहे होते हैं इसलिए फॉलिकुलर फेज़ है, और 14 डेज़ के बाद जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है इसलिए ल्यूटियल फेज़ है। तो फर्स्ट 14 डेज़ में जो ईस्ट्रोजन का लेवल है जो कि फॉलिकल सेल सिक्रीट करते हैं, इसका लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है। और ल्यूटियल फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लो होता है। तो ओवरी में मेजॉरिटी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 2 मेन हार्मोन्स हैं। इसके अलावा कुछ हद तक टेस्टोस्टेरॉन भी बनता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नेग्लिजिबल नाम मात्र होता है, और ज़्यादातर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन में ही डेवलप हो जाता है। याद रहे दे आर इंटरकन्वर्टेबल। जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो C18 कंपाउंड्स होते हैं, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इज द मेजर मेल हार्मोन, ये C19 कंपाउंड होता है, लेकिन इंटरकन्वर्टेबल है। तो ओवरी में भी कुछ नेग्लिजिबल मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट होता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट होता है इनहिबिन, जो कि ये सारे हार्मोन्स अगर हाई लेवल ईस्ट्रोजन हो गया तो उसको कम करने के लिए इनहिबिन सिक्रीट होता है और ये रेगुलेशन में काम करता है। एक और यंग ओवरी के द्वारा हार्मोन होता है जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन ये भी फीमेल की फर्टिलिटी पोटेंसी को भी बताता है। हाई एंटी मुलेरियन हार्मोन टेल्स अबाउट द हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ द फीमेल्स। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि सारे हार्मोन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये क्या उनके फंक्शंस होते हैं। एस्ट्रोजन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन हार्मोन यानी कि मेन फीमेल हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन यदि हम नाम लें तो वी हैव E1, E2, E3। E1 एस्ट्रोन होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में है, कुछ अल्कोहल फॉर्म्स में है और कुछ जो है ये एल्डिहाइड फॉर्म्स में है। तो ये जो E1 है ये एस्ट्रॉन कहलाता है। ये जो हार्मोन है ये खासकर मेनोपॉज के बाद ज़्यादा सिक्रीट देखा गया फॉर्म है, और जो यंग फीमेल्स हैं वो मेनोपॉज से पहले वो एस्ट्रोडायोल E2 ज़्यादा सिक्रीट करती हैं, और एस्ट्रियोल का जो लेवल है ये प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है या ल्यूटियल फेज में देखते हैं। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं इस ग्रुप के, और इस पूरे ग्रुप को हम एस्ट्रोजन कहेंगे। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये मेल कह लीजिए मेन फीमेल हार्मोन्स है, और फीमेल के जितने भी फंक्शंस हैं उसके मंथली साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ओवेरियन साइकिल है, यूट्रस साइकिल है, यूट्रस की जो है प्रिपरेशन है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी है, आरबीसी का फॉर्मेशन है, फीमेल का नेचर यानी कि फीमेल्स आर डोसाइल इन नेचर एज़ कम्पेयर टू मेल, दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो उसका नेचर जो है एंड उसकी जो स्किन की जो डेवलपमेंट है, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू
estrogen. So estrogen is the main female hormone and the femaleness of the female is due to estrogen. इसके अलावा बोन्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करना एंड कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करना गट से, तो ये भी एस्ट्रोजन जो है वो करता है. नेक्स्ट अगेन ए वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज़ द प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके जो है मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियल स्टेजेस में एस्ट्रोजन का इनका रेशो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो फॉलिकुलर स्टेजेस में एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, लेकिन ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है और एस्ट्रोजन कम है. तो प्रोजेस्टेरॉन मेन, इसका नाम ही प्रेगनेंसी हार्मोन है क्योंकि ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, यानी कि यूट्रस के ऊपर जो एपिथेलियल लेयर है उसको प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए. इम्प्लांटेशन यानी कि फर्टिलाइज्ड एग के निरोपण के लिए उसको प्रिपेयर करता है. कैसे प्रिपेयर करता है? उसको ज़्यादा ग्लैंडुलर बनाएगा, उसको ज़्यादा वेस्कुलर बनाएगा, उसमें ब्लड सप्लाई रिच हो जाएगी. वेस्कुलर बनाना यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई रिच हो जाएगी. उसको ज़्यादा ग्लैंडुलर बनाएगा, ज़्यादा ग्रंथिल जो है उसको बनाएगा, उसकी जो सतह है उसको मोटी कर देगा, उसमें पोषण पदार्थ ज़्यादा आ जाएगा. और ये सब कुछ प्रिपेयर करता है कि जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, अब वो निरूपित हो जाए, उसमें इम्प्लांट हो जाए और वो यूट्रस जो है उसके लिए प्रिपेयर करता है. तो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है. तो ल्यूटियल फेज में ये यूट्रस को या वूम को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, उसकी लाइनिंग को थिक करता है, उसको ज़्यादा वेस्कुलर बनाता है, उसमें ज़्यादा पोषण पदार्थ जो है वो जमा करता है. प्रेगनेंसी यदि हो जाती है तो 4 महीने तक जो है प्रोजेस्टेरॉन लगभग प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और 4 महीने के बाद यही जो रोल है प्लेसेंटा जो है उसकी ले लेती है. टेस्टोस्टेरोन बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत थोड़ी अमाउंट में ये प्रिपेयर होता है. और विमेन में भी टेस्टोस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है बोन्स के लिए, बोन हेल्थ के लिए. इसके अलावा जो है नए ब्लड सेल्स बनाने के लिए, सेक्स ड्राइव के लिए एट्सेट्रा. लेकिन यही टेस्टोस्टेरोन इंटरकन्वर्टेबल है और एस्ट्रोडियोल यानी कि एस्ट्रोडायोल यानी कि एस्ट्रोजन ग्रुप में भी कन्वर्ट हो जाता है. एक हार्मोन जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. और ये जो है फीमेल या ओवरी हेल्थ के बारे में बताता है, या जो फीमेल की फर्टिलिटी कैपेसिटी है उसको दर्शाता है. ये हार्मोन फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है. और जैसे जैसे फीमेल की एजिंग होती है वैसे वैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो कम होता है, बिकॉज फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं. एक तरह के प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी, ये भी फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं. तो इनिशियल स्टेजेस में ये फॉलिकल्स के द्वारा बनते हैं, पर जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनहिबिन भी बढ़ते हैं, ताकि ये इनहिबिट कर सकें थ्रू हाइपोथैलेमस हाइपोफिशियल गोनाडल एक्सेस कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो रेगुलेट हो जाए और होम्योस्टैसिस स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ जाए. इस स्लाइड में आप देख पाएंगे ओवेरियन साइकिल के फेजेस को. ओवेरियन साइकिल पूरा मंथली साइकिल यदि 28 डेज़ का है तो हम इसको जो है लगभग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. फर्स्ट 14 डेज़ जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट डे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से गिन सकते हैं. तो इसमें जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है वैसे ही जो छोटे प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं, और ये डेवलपमेंट जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के प्रभाव से होती है. और जैसे ही फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे वो सिक्रीट करना शुरू करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन. तो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, और यह सब कुछ होता है FSH के प्रभाव से. जस्ट इन द मिडल ऑफ द ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन होती है, यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल जो ग्राफिन फॉलिकल्स था, जो मैच्योर फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल कहलाता है, उससे अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ओवुलेशन.
Ovulation takes place under the influence of luteinizing hormone, and the luteinizing hormone is secreted by the anterior pituitary hormones, by the luteotrophs. तो 14 से 28 डेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ल्यूटियल फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज़ में अब जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है, खाली ग्राफियन फॉलिकल है, वो डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि येलो बॉडी भी कहलाती है। और ये जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और इस दौरान ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक करेगा, उसको ग्लैंडुलर करेगा, उसको वेस्कुलर करेगा और पोषण पदार्थ जमा करेगा, ताकि यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो थिक हो जाए और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए। इस स्लाइड में आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा ये जो हार्मोन्स मैंने बताए हैं ये कैसे रेगुलेट होते हैं, और पूरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मंथली साइकिल है वो कैसे रेगुलेट होता है। यदि आप मेंस्ट्रुअल या मंथली साइकिल की बात करें तो इसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करते हैं। नंबर 1 इज़ ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जैसे मैंने आपको पिछली सारे स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है, इसको आप 2 फेजेस में बांट सकते हैं। यदि पूरे साइकिल को हम 28 डेज़ का मानते हैं, वैसे 28 डेज़ इज़ द आइडियल नंबर ऑफ़ डेज़, ये ±2-4 डेज़ हो सकता है। तो यदि हम पूरे साइकिल को 28 डेज़ में मानते हैं तो डे 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ऐसे में फर्स्ट 14 जो डेज़ हैं इनको फॉलिकुलर फेज़ कहेंगे। यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं और एंड में ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गया है। आफ्टर 14th या नियर ऑन एंड अबाउट 14th डे जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ओवुलेशन, एंड आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डेवलप हो जाएगा और इसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ओवेरियन फेज साइकिल को हम 2 फेजेस में बांट देंगे, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। अब बात करते हैं हम इन द एंड, अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रिन साइकिल है, जो फॉलिकुलर फेज है इसमें जो यूट्रस है इतना थिक नहीं होता है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज है इसमें जो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है वो थिकन मैक्सिमम थिकनेस तक पहुंच जाएगा। यदि इम्प्लांटेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो थिकनेस रहेगी, और यदि इम्प्लांटेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और थिकनिंग जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी, साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये यूट्रस में इस तरह के चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द मंथली साइकिल। हार्मोनल फ्लो की बात करें तो हार्मोन्स जो हैं वो इस तरह से रेगुलेट होते हैं। पूरे के पूरे जो हार्मोन्स हैं, गोनेड्स के हार्मोन्स हैं, ये रेगुलेट होते हैं एक एक्सिस से जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोफिशियल गोनाडल एक्सिस। हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये काम करता हाइपोफिशियल यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट जो होता है जिसको अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं। इंटीरियर जो पार्ट है उसके गोनाडोट्रॉफ सेल्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। गोनाडोट्रॉफ्स जो होते हैं उनमें से गोनाडोट्रोपिन्स, 2 तरह के गोनाडोट्रोपिन्स हैं। नंबर 1 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 2 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सिक्रीट होते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप पर्पल लाइन के रूप में यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, फॉलिकुलर फेजेस में ये इसके प्रभाव से धीरे धीरे फॉलिकल डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल में बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ये किसके प्रभाव से होती है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के प्रभाव से होती है। और जैसे जैसे तो ये फॉलिकुलर आप देखेंगे इसका जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा हाई हो रहा है और उसके बाद थोड़ा हाई होता है इसका लेवल ऑल्सो ड्यूरिंग ओवुलेशन।
ऑल्सो ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में हम देख पा रहे हैं, यस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर्पल लाइन के रूप में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो लेवल है थोड़ा हाई हुआ इन ड्यूरिंग द फॉलिकल स्टेज। इसके प्रभाव से फॉलिकल्स डेवलप हो गए हैं और फिर थोड़ा लेवल होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में भी इसका थोड़ा सा रोल है। फिर ये ग्राउंड लेवल पे जो है वो बेस लेवल पे आ जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि मेन रोल प्ले करता है ओवुलेशन में। हम देख पा रहे हैं इसका बेस लेवल पे लेवल है विच इज़ ब्लू कलर लाइन, और तुरंत इसका पीक जो है वो आता है ड्यूरिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ द ओवेरियन साइकिल, दैट मीन्स ओनली ड्यूरिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान जो है इसका पीक आएगा और उसके बाद जो है ये दोबारा बेस लाइन पे आ जाएगा। तो इसका मेन रोल है ओवुलेशन में, यानी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल में। ओवरी द्वारा जो प्रोड्यूस हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो डेवलपिंग फॉलिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ग्रे लाइन में आप देख पा रहे हैं देयर इज़ इंक्रीज इन द लेवल एंड द लेवल इज़ मैक्सिमम व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल इज़ देयर। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में जो लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ओवुलेशन के बाद ये फिर से ड्रॉप होता है एंड थोड़ा सा अमाउंट जो है इसका अगेन इंक्रीज़ होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ अमाउंट इसका सिक्रीट करता है, बट मेन अमाउंट इसका जो है वो सिक्रीट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इसलिए जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल्स डेवलप होते हैं वैसे एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद फिर से ड्रॉप होगा और फिर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा। उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो गया, द लेवल अगेन डिक्रीज टू द बेस लेवल। प्रोजेस्टेरॉन तो थोड़ा अमाउंट ब्लड में हमेशा रहेगा विच इज़ द होम्योस्टैसिस लेवल। एंड देन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप देखेंगे कि इट्स द बेस लेवल। बेस लेवल से जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा द लेवल इंक्रीजेज एंड द लेवल इज़ मोर देन द एस्ट्रोजन लेवल हियर। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 14 डेज में एस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन से ज़्यादा है एंड ल्यूटियल फेज में आफ्टर 14th डे जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है एंड एस्ट्रोजन का लेवल जो है कम है। तो ये सारी जो रेगुलेशन है सेक्स हार्मोन्स की, ये होती है 3 मेन ऑर्गन से, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिशियल यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी इन दिस केस, इन केस ऑफ फीमेल्स। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस, हाइपोफिशियल, गोनाडल एक्सिस। तो होप आपको ये सारी जो है इस वीडियो के द्वारा जो है इन डेप्थ या सम अंडरस्टैंडिंग जो है आपको हुई होगी। एंड इस तरह के वीडियोस जो है हम और अपलोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू for your interest in watching this video.